प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीतिक दल व्यवस्था की तुलना। जब तक हम इन दोनों देशों की जो दल व्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना को नहीं समझेंगे, तब तक वास्तव में ब्रिटेन और अमेरिका की दल व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं समझ सकते। और इससे संबंधित प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में भाई एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से भी किसी न किसी रूप में अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीतिक दल व्यवस्था के संदर्भ में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन जो एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका की राजनीतिक दल व्यवस्था के संदर्भ में मैंने सभी बातों के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज हम अमेरिका की जो राजनीतिक दल व्यवस्था है उसकी तुलना ब्रिटेन की राजनीतिक दल व्यवस्था से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें भाई, जब किसी की भी तुलना की जाती है तो तुलना में दो बातें देखनी पड़ती हैं हमें। क्या क्या? समानताएं और असमानताएं। तो इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, राजनीतिक दल व्यवस्थाएं हैं, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम ले रहे हैं समानताएं और दूसरा पार्ट बना रहे असमानताएं। दो पार्टों में हम इसको समझेंगे और इससे संबंधित किसी भी रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन की जो दल प्रणालियां हैं, दल व्यवस्थाएं हैं, इनमें क्या समानताएं हैं। देखिएगा भाई, वास्तव में अमेरिका और ब्रिटेन की जो राजनीतिक दल व्यवस्थाएं हैं इनमें मुख्यतः दो समानताएं हैं, मुख्यतया, बाकी अनेकों हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण दो ही हैं। और दो समानताएं कौन सी हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ एक बात, क्या कि जब आप राजनीतिक दल व्यवस्था का अध्ययन करते हैं भाई, चाहे ब्रिटेन का है, अमेरिका का, भारत का, चीन का, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी देश की राजनीतिक दल व्यवस्था का अध्ययन करें तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि वास्तव में वहाँ एक दलीय व्यवस्था है या द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है। मतलब उस देश में एक दल है, दो दल हैं या अनेकों दल हैं। जैसे चीन में एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि भी एक दल है, दो दल है या अनेकों दल हैं। तो आप देखिएगा ब्रिटेन में और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, दो दो दल हैं। अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी द्विदलीय व्यवस्था है। तो इसका मतलब पहली जो समानता होगी वो क्या होगी, द्विदलीय पद्धति। ठीक है, मैंने यहाँ क्रम दूसरा दे दिया, द्विदलीय पद्धति मुख्य समानता है ये। अर्थात अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था है, जैसे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। अब अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है, इसका क्या संगठन है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ देखिएगा, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने क्या कहा, अमेरिका में जो ये दो दलीय व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दो दलों के नाम हैं, 1, 2, दो दलों के नाम हो गए। तो इन दलों का विकास कैसे हुआ है अमेरिका में, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वास्तव में संविधान बनाया गया था, संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों की निंदा की थी और संविधान निर्माता ये चाहते थे कि यहाँ पर जो है राजनीतिक दलों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, उद्भव नहीं होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों की वश वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था बन पड़ी। क्यों बन पड़ी, इसके लिए आप हमारी अलग से जो वीडियो मैंने अपलोड की है प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्या नाम है उसका, राजनीतिक दलों का विकास
और संगठन के नाम से मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ सारी बातें मिल जाएंगी आपको, ठीक है भाई। तो अमेरिका में 2 दल हैं आपके सामने, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। और ब्रिटेन में भी भाई द्विदलीय व्यवस्था है, अनुदार दल 1, 2, मजदूर दल। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन में और दल नहीं है, जैसे साम्यवादी दल भी है, फासिस्ट दल भी है, लेकिन वास्तव में राजनीति में प्रतियोगी नहीं है। अमेरिका में भी और भी दल हैं, लेकिन भाई वो राजनीति में प्रतियोगी नहीं है। मतलब द्विदलीय व्यवस्था का भावार्थ ये नहीं लेना है कि वहाँ केवल 2 ही दल होंगे, दल तो और भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में राजनीति में प्रतियोगी दल केवल 2 ही होंगे। तो अमेरिका में भी यही 2 दल प्रतियोगी हैं और ब्रिटेन में भी यही 2 दल प्रतियोगी हैं, इसलिए इन दोनों देशों में द्विदलीय पद्धति है। पहली समानता हो गई। अब आपसे एग्जाम में किसी भी प्रश्न पूछा जाए गलती नहीं होनी चाहिए। अब अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ, इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और ब्रिटेन के बारे में भी हम राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है, इसका क्या संगठन है, इसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे। कब? जबकि हम ब्रिटिश राज व्यवस्था को समझा रहे होंगे। अभी तो हमारी अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था चल रही है ना। अच्छा, इसका दूसरा जो समानता है मैंने यहाँ क्रम में पहला दे दिया, वो क्या है? संविधानेतर विकास। संविधानेतर विकास वास्तविक रूप में देखो भाई, अमेरिका में अर्थात अमेरिका के संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब ये संविधान से बाहर की वस्तु है। संविधान में कहीं पर भी अमेरिका में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में भी, वैसे वहाँ का संविधान तो क्या है? अलिखित है, अलिखित है। तो वास्तविक रूप में वहाँ पर भी किसी भी रूप में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए दोनों ही देशों में, मतलब अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी, जो राजनीतिक दल हैं वो संविधानेतर विकास का परिणाम है। संविधानेतर विकास का परिणाम है, मतलब संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया, संविधान से बाहर ही इनका विकास हुआ है। ब्रिटेन के अंतर्गत संवैधानिक परंपराओं के आधार पर इनका विकास हुआ है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। परिस्थिति के कारण कैसे हुआ है? ऐसे हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब संविधान का निर्माण किया गया तो प्रारंभ में ही यहाँ एक तो हैमिल्टन गुट बन जाता है, दूसरा जेफरसन गुट बन जाता है। हैमिल्टन गुट कहता है कि भाई केंद्र सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए, और जेफरसन गुट कहता है कि राज्य सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए। इसके आधार पर जो हैमिल्टन पक्ष है उसको संघवादी पक्ष कह दिया गया, और जेफरसन पक्ष को एंटी मतलब जो है फेडरलिस्ट पक्ष कह दिया गया। मतलब फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट ये 2 पक्ष बन गई। अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है कि भाई अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है। मैंने तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, तो समझ में आ गया। 2 समानताएं होगी मुख्य, संविधानेतर विकास, दोनों में ही जो राजनीतिक दल हैं संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, और दोनों ही देशों में द्विदलीय पद्धति है, मतलब 2-2 दल हैं आपके सामने हैं। ब्रिटेन में अनुदार दल और मजदूर दल और भी हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतियोगी दल नहीं है, तो द्विदलीय पद्धति है। ये समानताएं होगी। अच्छा भाई, अब तुलना के लिए दूसरा पार्ट लेते हैं। इसका क्या कि इनमें अर्थात दोनों देशों में जो राजनीतिक दल व्यवस्थाएं हैं, समानताएं तो हैं, महत्वपूर्ण समानताएं 2 ही हैं, परंतु इसके साथ में इनमें असमानताएं ज़्यादा हैं। क्या कहा है मैंने? असमानताएं ज़्यादा हैं। इन असमानताओं को मैं आपको 5 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। नंबर 1, विचारधारा के प्रसंग में अंतर। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 2 राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, भाई इनके सिद्धांतों में और विचारधाराओं में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मतलब विचारधारा संबंधी कोई अंतर नहीं है। विचारधाराओं के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका में इन दोनों दलों के ऊपर कोई मतभेद नहीं है। परंतु ब्रिटेन में जो 2 दल हैं, अनुदार दल और मजदूर दल, भाई इनमें सिद्धांतों और विचारधारा के संबंध में अंतर है, मतभेद है। नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला अंतर क्या होगा? विचारधारा के प्रसंग में अंतर। मतलब अमेरिका में जो 2 राजनीतिक दल हैं इनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, जबकि ब्रिटेन में 2 राजनीतिक दल जो हैं, मजदूर दल और अनुदार दल, इनकी विचारधारा में अंतर है। मतलब अमेरिका में अंतर विचारधारा में नहीं है, जबकि ब्रिटेन में अंतर है।
इस अंतर के ऊपर एक विद्वान है लॉर्ड ब्राइस ने विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के दो राजनीतिक दल, दो मैंने यहाँ लिखा है दो दल दो बोतल, मैं समझाऊंगा इसको, पूरी कोटेशन बोल रहा हूँ वाक्यांश। संयुक्त राज्य अमेरिका के दल के बारे में लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दो राजनीतिक दल दो बोतलों में डाले गए पेय पदार्थ के समान हैं, जिसमें पेय पदार्थ तो एक ही है परंतु उनके ऊपर लेबल अलग अलग लगा दिया गया है, जबकि पेय पदार्थ एक ही है, पेय पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दो दल हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, भाई इनकी विचारधारा में सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया पहला। दूसरा, संगठन और दृष्टिकोण का अंतर। ध्यान दें, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो संगठन है वह वास्तव में राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। वास्तव में वहाँ राज्य स्तरीय संगठन और स्थानीय स्तर के संगठन की ही प्रधानता है। हाँ, राष्ट्रपति के चुनावों के समय वहाँ वास्तव में राजनीतिक दल का संगठन राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लेता है, परंतु इसके अलावा वहाँ राजनीतिक दलों का संगठन राज्य स्तरीय ही ज़्यादा होता है। इसलिए अमेरिका में राजनीतिक दलों का संगठन राष्ट्रीय स्तर का इतना नहीं है जितना कि राज्य स्तरीय संगठन मजबूत हैं अमेरिका में। जबकि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का जो संगठन है वह स्थानीय स्तर का नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। क्या? राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसी कारण अमेरिका में राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन नहीं है, जबकि ब्रिटेन में एक प्रकार से कठोर अनुशासन है, वहाँ पर कठोर संगठन है ब्रिटेन में। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जो चौथा अंतर आता है वह है दबाव समूह की दृष्टि से अंतर। दबाव समूह की दृष्टि से अंतर, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं। अब समझे भाई, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, वैसे तो चाहे आप किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, विशेषकर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ, फिर चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, तानाशाही शासन प्रणाली नहीं, लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दबाव समूह किसी न किसी रूप में तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों को प्रभावित करते ही करते हैं, परंतु इस प्रभाव में अंतर होता है। कहीं बहुत ज़्यादा दबाव समूह का प्रभाव होता है, कहीं कम होता है। वही बात यहाँ है क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दल हैं उनके ऊपर भाई दबाव समूह का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये दोनों ही दल दबाव समूह से प्रभावित होते हैं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्वार्थों के आधार पर, निहित स्वार्थों के आधार पर, अपने हितों के आधार पर संगठन बनाए जाते हैं और वही संगठन जब राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर अपने कार्य करवाते हैं तो उसे दबाव समूह कहते हैं। तो वास्तविक रूप में अमेरिका में दबाव समूह राजनीतिक दलों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है अमेरिका में दबाव समूह का। राजनीतिक दल वास्तविक रूप में दबाव समूह की बातों को अक्सर मानते हैं, ठुकरा नहीं सकते हैं। जबकि ब्रिटेन में जो दल हैं, राजनीतिक दल, इनके ऊपर दबाव समूह का इतना प्रभाव नहीं होता है, इतना दबाव नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो इसका मतलब अमेरिका में दबाव समूहों का प्रभाव राजनीतिक दलों पर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों पर दबाव समूह का प्रभाव बहुत कम होता है। तो ये हो गया दबाव समूह की दृष्टि से अंतर। अब एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे मैंने ये ज़रूर कहा है आपको निष्कर्ष रूप में, मुझे राजनीति विज्ञान को पढ़ाते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि भाई दबाव समूह तो किसी को भी नहीं बख्शते हैं,
क्या व्यवस्थापिका, क्या कार्यपालिका, क्या न्यायपालिका, क्या राजनीतिक दल, बस इतना ज़रूर है। प्रभाव कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। हाँ, प्रभाव ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि निहित स्वार्थों के आधार पर जो संगठन गठित किए जाते हैं वो संगठन वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, और चंदा देते हैं तो उनकी बातों को माना जाएगा, माना जाएगा, माना जाएगा। बस प्रभाव कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो यही बात अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में है। और अंतिम पाँचवा, लूट की प्रणाली का अंतर। लूट की प्रणाली का अंतर क्या मतलब हुआ भाई? वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रणाली है। लूट प्रणाली क्या है समझें। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दल वास्तविक रूप में, मैं आपको समझाऊं यहाँ, जैसे मान लीजिएगा डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी नागरिक सेवा में यदि रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के जो नागरिक सेवा में हैं उन लोगों को पदमुक्त कर देगी, और डेमोक्रेटिक पार्टी वास्तविक रूप में अपनी पार्टी के ही समर्थक लोगों को नागरिक सेवा में भर्ती करता है। तो ये क्या है? लूट प्रणाली है। वहाँ वास्तव में अमेरिका में जब मान लो डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बनते ही राष्ट्रपति सबसे पहले ये करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं तो उनको सबसे पहले पदमुक्त करेगा और अपनी पार्टी के सदस्यों को भर्ती करेगा। तो यही लूट प्रणाली है। अब रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता आ जाती है, सरकार बन जाती है, रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति बन जाता है, तो रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति ये चाहेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया जाए, पदमुक्त किया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही क्या है? लूट प्रणाली है। तो अमेरिका में तो ये लूट प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ऐसी कोई लूट प्रणाली नहीं है। चाहे वहाँ किसी भी दल की सरकार बने, वहाँ इस तरीके की लूट प्रणाली नहीं है जैसे कि अमेरिका में। और वैसे भी ब्रिटेन में तो संसदात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही निकलती है, इसलिए वास्तविक रूप में वहाँ ऐसा किया भी नहीं जा सकता। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यह कार्यपालिका कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होती है। अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अमेरिका में व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदमुक्त नहीं कर सकती है। अमेरिका में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पदमुक्त कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन शासन प्रणालियों के प्रतिमान में अंतर होने के कारण अमेरिका में जो है लूट प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ऐसी कोई लूट प्रणाली नहीं है। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स अमेरिका और ब्रिटेन की दल प्रणाली की तुलना, जिसमें हमने दो बातें ली हैं, समानताएं और असमानताएं। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीतिक दल व्यवस्था की समानताएं और असमानताएं ठीक से समझ में आ गई होंगी, और इनके ऊपर एग्जाम में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।